हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम अपने इकोनॉमी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 26, राइट। 25 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये 26वां चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 27। फिर हमारा इकोनॉमी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो देखो हमने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये चैप्टर नंबर 26 है। क्या नाम है इसका? इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये टॉपिक हमने चैप्टर नंबर जब 19 पढ़ा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी हद तक उसमें ही हमने डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली आपकी बुक के अंदर ना ये टॉपिक दो जगह दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह भी है और यहाँ पर भी दे रखा है। तो हमने तो वहीं पर इसको डिस्कस कर लिया था। तो कुछ डायमेंशंस हैं जो वहां पर नहीं थे, उनको हम आज वाले सेशन के अंदर पढ़ लेंगे। इनफैक्ट आप अगर बात करो, जैसे प्लानिंग वाला टॉपिक था, वो प्लानिंग वाला हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, पर आपकी बुक में दोबारा दे रखा है। तो दोबारा गो थ्रू उसको नहीं करेंगे, बट एक बेसिक आइडिया उन चीजों का ले लेंगे। सिमिलरली इसमें बात करी गई आपकी रेलवेज की, आपके एयरवेज की। ये सारे मुद्दे भी जब हमने इनको पढ़ा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो सब मुद्दे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने चैप्टर नंबर 19 नहीं देखा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स हम इस टॉपिक के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वाले उस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। तो फिर आज क्या पढ़ेंगे? आज इसी को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को पीपीपी मॉडल से कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा उसके इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हम पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर होने नहीं वाला, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटे का रहेगा आई थिंक, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बट बिफोर दैट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देता हूँ। दोस्तों हमारा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी के 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अब प्रीलिम्स काफी नजदीक है, लगभग 4.5 महीने दूर है इस बार का प्रीलिम्स। अब ऐसे टाइम के ऊपर आपको जरूरत होगी शायद एक अच्छी प्रैक्टिस की, ऐसी प्रैक्टिस जिसकी मदद से ना कहीं रोज कुछ सवाल अटेम्प्ट करो, उनको देखो। कुछ सवाल आपके सही होंगे, कुछ जगह आप गलतियां करोगे। तो एक तरह से ना अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको पता लगेगी, और साथ ही साथ आपको ना एक अच्छे से रिवीजन कर पाओगे इन एमसीक्यूज की फॉर्मेट के अंदर। यही सारी चीजें इंश्योर करता है हमारा जो रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम है 2024 का। ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपका क्या करना होगा, रोज बेसिस के ऊपर आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ आप सीसेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो ओवरऑल आने वाले 4 महीने के अंदर ना आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर सीसेट मॉड्यूल का भी कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट हो गया, एंड इवन जो कि उड़ान, जो कि हमारी प्रीलिम्स की मैगजीन है, तो उड़ान बुकलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑल इंडिया रैंक अपना पता लगता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखते रहोगे कैसे बाकियों से आप बेहतर कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये कोर्स अभी 8 तारीख को ही स्टार्ट हुआ है, तो अपने आप में बहुत ही आपके लिए यूजफुल हो सकता है अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप इस कोर्स को, अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो, तो आपको जो मेंस का हमारा प्रोग्राम है, सीजन प्रोग्राम, कंप्लीट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, उसका एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। पीडब्ल्यू हमारी जो वेबसाइट है वहां पर आप जा सकते हैं, pw.live के ऊपर जाके इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डेफिनेटली डाल दूंगा। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर ये जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, क्या वर्ड है? वर्ड है इन्वेस्टमेंट। क्या अर्थ है इस चीज का? देखो इन्वेस्टमेंट का अर्थ तो बहुत सिंपल है। कोई भी आप चीज जब कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब इन्वेस्ट करने का? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपए किसी चीज के अंदर डाले, क्यों डाल रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना यार, 1,000 रुपए डालने के बाद मुझे यहाँ से 1,500 रुपए वापस आए। तो बेसिकली मैं रिटर्न्स ढूंढ रहा हूँ। गेटिंग द पॉइंट? मैं रिटर्न्स ढूंढ रहा हूँ। ठीक बात है, उस चीज को मैं इन्वेस्टमेंट बोल दूंगा। अब मेरा तो देखो अलग पर्पज है, मैं तो हूँ प्राइवेट वाला बंदा, ठीक है ना। मैं किसी चीज में 1,000 रुपया डालूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वहां से अगर 1,000 रुपये मैं डाल रहा हूं तो बदले में मुझे 2,000 रुपया मिले। ठीक है। अब सिमिलर तरह से हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी बहुत चीजों में इन्वेस्ट करती है। सर कैसी चीजें? अरे जैसे मान लो सरकार हमारी सड़क बना रही है एक कोई, ठीक है, अगर मान लो कि सड़क बन रही है, तो क्या सरकार इस वजह से सड़क बना रही है कि उसका कुछ मुनाफा होगा वहां पे? नहीं। सरकार ये चाहती है कि वहां के लोगों तक सड़क पहुंचे, एंड कहीं ना कहीं जो लोग होंगे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो पाए, जो हम बोलते भी हैं ईज ऑफ लिविंग हो पाए। ठीक है, तो सरकार का ना एक
दायित्व होता है। आपने पॉलिटी के अंदर डीपीएसपीस के बारे में जानते ही हो आप, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं करना, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, लोगों तक अपनी सहूलियत पहुंचाना, ये तो सरकार का काम है। तो एक्चुअल में क्या है, एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, एक यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर भी सड़कें बनाता है, बिल्कुल बनाता है, पर वो पता क्यों बनाते हैं सड़कें? वो इसलिए बनाते हैं कि अगर हम 100 करोड़ रुपया डाल रहे हैं ना सड़क बनाने के अंदर, तो हमें 150 करोड़ रुपए का मतलब हमें मिलना चाहिए वापस में। प्राइवेट सेक्टर को तभी फायदा है। तो इस चीज को ना इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है कि मनी को आप एक्सचेंज करते हो, मनी इज एक्सचेंज फॉर बेटर रिटर्न्स। मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर बेटर रिटर्न्स। सही बात है सर, ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न्स का मतलब हर बंदे के लिए अलग अलग है। मेरे लिए हो सकता है ज्यादा पैसा कमाना रिटर्न हो गया, सरकार के लिए हो सकता है अच्छी लोगों तक सहूलियत पहुंचाना एक रिटर्न हो गया। अब अगर आप ना मेरे लेक्चर्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हो, तो हमने ना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स आई थिंक चैप्टर नंबर 2 था, तब हमने जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला सर? ये था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। याद है सारी चीजें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस, आपके नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम इस तो हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड था उसके माध्यम से हम जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट कर लेते थे। ये सारी चीजें, ये फंडामेंटल्स हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो तो बेसिकली पता क्या है, जीडीपी और इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में मैं आपको रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके बीच में आखिर क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप आई को इधर ले आते हो, ठीक है, अगर आपने आई को निकालना हो तो बड़े आराम से आप बता पाओगे कि जीडीपी माइनस सी प्लस जी प्लस एन एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या बन जाएगा? आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट और जीडीपी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो यहां पर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सर, ये बात तो समझ आई। अब देखो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, मतलब पैसा डालना है। तो पैसा कैसे डालेंगे सर? क्या तरीके होते हैं पैसे डालने के? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपका जो पैसे डालने का तरीका हो गया, वो है आपका, उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। क्या मतलब इस चीज का, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल का? वेरी इजी वर्ड, वर्ड सुना है ना डोमेस्टिक। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी डोमेस्टिक सुना था। डोमेस्टिक का मतलब होता है यहाँ का ही, हमारे देश का ही। तो अगर मान लो हमें कुछ कुछ भी करना है, लेट्स से एक सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वेयर इज द इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम? अगर वो इंडिया से ही आ रही है, हम उसको बोल देंगे क्या? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। समझे इस बात को? अगर पैसा इंडिया से ही आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है। इसी तरह से ना आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हम ना वर्ड यूज करते हैं पब्लिक, बहुत बार इस आज के लेक्चर में ना पब्लिक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो एक और मॉडल का समझ लो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इसका क्या अर्थ है? देखो, जब भी आपका वर्ड आता है पब्लिक, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां पर जो पैसा डाला जा रहा है, वो पैसा कौन दे रहा है? वो पैसा सरकार दे रही है। समझे इस बात को? पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, आपने सुना ना पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जहां पे सरकार पैसा दे रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हुआ? अगर पैसा किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपकी सरकार यहां पर पैसा डाल रही है, उसको बोल देंगे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है। अब जैसे पब्लिक होता है, उसी तरह से क्या होता है सर? उसी तरह से होता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि लेट से आपके अडानी जी जैसे हैं, ठीक है, अडानी जी क्या है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। अगर वो सड़कें बना रहे हैं, तो वो कौन पैसा डाल रहा है उसके अंदर? प्राइवेट सेक्टर डाल रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपकी लोकली हो, जैसे अडानी जी की बात हुई, ठीक है, तो डोमेस्टिकली हो जाएगा। हो सकता है बाहर से भी आए, बाहर के लोग भी तो डाल सकते हैं पैसा, प्राइवेट लोग जो हैं वो भी तो बाहर से पैसा डाल सकते हैं। तो आप सबने वो चीजें पढ़ी होंगी ना, आप सबने, क्या मैंने पढ़ाई है आपको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये पढ़ाया है मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं। तो एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब क्या हो रहा है? ये भी तो पैसा आ रहा है हमारे पास, बाहर से आ रहा है पैसा। समझ रहे हो? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर ये इस तरह से दो कैटेगरीज आप देख सकते हो। तो बेसिकली नाम के अंदर लिखा है डोमेस्टिक, मतलब अगर यहीं से पैसा हम ले रहे हैं। फॉरेन मतलब अगर यहाँ से बाहर से पैसा आ रहा है किसी भी फॉर्म के अंदर,
पब्लिक का मतलब अगर पैसा सरकार डाल रही है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, प्राइवेट का मतलब अगर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। अब हमें जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 19, जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था। याद है ना इंफ्रास्ट्रक्चर? याद करो, मैंने तब भी आपको एक चीज बताई थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या वो चीज थी? वो चीज ये थी कि आपने मान लो कोई चीज बनानी है। सर क्या बनाना है? अरे मान लो सड़क बनानी है, ठीक है, रेलवेज बनानी है, कुछ भी बनाना है इस तरह से। तो ये ना अपने आप में बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या मतलब इस चीज का? कि अगर मान लो मैंने आज सड़क बना दी, तो पैसा तो मेरा आज लग गया ना बहुत सारा। मुझे पैसा कमाने को कब मिलेगा? आप बोलोगे सर बहुत टाइम बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हो सकता है इससे भी ज्यादा 25 साल भी लग जाए। तो एक्चुअल में ना इसी चीज को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। बेसिकली मैं पैसा डाल कब रहा हूं और मुझे पैसा रिटर्न्स कब आ रहे हैं उसकी। तो यहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत क्या होती है कि इट हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब इतना अगर लंबा जेस्टेशन पीरियड है तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? आपको मैं बोलूं यार आज मैं आपको लेट से मैं आपसे पूछता हूं यार मुझे 1 करोड़ रुपए आज दे दो, और मैं आपको बोलता हूं मैं 50 साल बाद ना आपको 10 करोड़ दे दूंगा, क्या आप दे दोगे? आप सोचोगे यार 50 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, पता नहीं उसके बीच में क्या हो जाए। नो वन नोस। तो एक्चुअल में ना जो लंबे जेस्टेशन के पीरियड्स होते हैं, वहां पर रिस्क अपने आप में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। रिस्क किस तरह के हो सकते हैं सर? अरे समझो इस बात को, रिस्क बहुत तरह के हो सकते हैं। कल को हो सकता है कि मैंने सड़क बनानी शुरू कर दी, कल को किसी ने वहां पे हड़ताल कर दी, कल को किसी ने बोल दिया कि मैं अपनी जमीन ही नहीं दूंगा। आप लैंड एक्विजिशन जानते हो, उसमें कुछ डिले आ गया, मेरा पैसा कई कई सालों तक हो सकता है फंसा रहे, है कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। कल को हो सकता है सरकार बदल जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो कल को मिलिट्री रूल आ जाए कहीं पे, मतलब इंडिया की बात छोड़ो, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ। होता है ना कई बार कि सरकार बदल के वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है, आपका तो पैसा डूब गया। कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ना रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम अब पैसा चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए सड़कें बनाने के लिए, कहाँ से पैसा आएगा? देखो पैसा आने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। उनमें एक तरीका होता है बैंकों से पैसा आए, बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह आप जनरेट कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं, आपके जो पेंशन फंड्स वगैरह हैं उनका कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ज्यादातर डिपेंडेंस हमारी बैंकों के ऊपर देखने को मिलती है। अब खुद देखो बैंक है हमारे पास, ठीक है, ये रहा हमारा बैंक, ठीक है सर, ये रहा हमारा बैंक। अब बैंक ने बोल दिया चलो ठीक है कि तुम्हें सड़क बनानी है, ये लो 100 करोड़ रुपया इस बंदे को दे दिया कि जा भाई सड़क बना तू। अब मुझे बताओ ये बंदे ने 100 करोड़ रुपया ले तो लिया बैंक से, ये इसको वापस कब करेगा? आप बोलोगे सर ये वापस करेगा इसको 30 साल बाद। ठीक है ना, लंबे टाइम के लिए है ना, तो 30 साल बाद रिटर्न करेगा। अब बैंक को समझो, बैंक को पैसा आया होगा कहीं से। लेट से एक पर्सन है, ये मैं हूं, ठीक है, मैंने पैसा अपना डिपॉजिट करवा रखा है। और बैंक आप जानते हो पैसा कमाता कैसे है? मैंने पैसा डिपॉजिट करवा रखा था बैंक को, बैंक ने आगे पैसा वो इस बंदे को लोन पे दे दिया, ठीक है। अब होगा ना 6 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, मैं बोलूंगा बैंक अब डिपॉजिट था मेरा, पैसा रिटर्न कर दो मुझे। आप यहां पे सोच पा रहे हो कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है बैंक के ऊपर। बैंक ने मैंने बैंक में पैसा डाला था, कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे सर शॉर्ट टाइम के लिए, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए मैंने, ठीक है, पैसा डाल दिया है बैंक के अंदर, पर उससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं डाला। मैंने डाला बैंक के अंदर पैसा 2 साल के लिए, बैंक ने आगे लोन दे दिया किसी को 30 साल के लिए। क्या कल को एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या जिस दिन मैं बैंक से पैसे मांग रहा हूं पर बैंक के पास पैसे ही ना हो? बैंक इंतजार कर रहा है यार 30 साल बाद यहां से पैसा आएगा आएगा आएगा, और मेरे जैसे डिपॉजिटर से मांग रहे हैं पैसा। तो हुआ क्या? यहां पर ना मिसमैच हो गया। किस चीज में मिसमैच? मैंने जो बैंक को लोन दिया वो शॉर्ट लोन नहीं, मैंने जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया वो शॉर्ट टर्म के लिए था। बैंक ने आगे जो किसी तीसरे बंदे को लोन दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो लंबे टाइम के लिए था। तो हुआ क्या यहाँ पे? मिसमैच। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं एएलएम। एएलएम मतलब एसेट लायबिलिटी मिसमैच। क्या मतलब इस चीज का? मैंने जो बैंक को पैसा दिया या बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया, वो बैंक के लिए लायबिलिटी हुई। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये चीजें, मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर देखना जाके। और बैंक ने आगे जिसको लोन दिया था वो एसेट था बैंक का। तो बैंक पता क्या कर रहा है, जो एसेट है बैंक का, जिसको लोन दिया वो लॉन्ग टर्म, जिससे पैसा लिया वो शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे मैच करेंगे?
तो ALM इसी को बोलते हैं, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हमें देखने को मिल जाती है। बाकी और भी कुछ इश्यूज हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन। ये सारे इश्यूज ना आप जाके देखना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक, वहां पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। चलो सर, ये बात तो क्लैरिटी है हमें, ये बात की तो हमें क्लैरिटी है कि हाँ दिक्कतें तो हैं यार पैसों के लेके, इसका मतलब पैसों की जरूरत भी बहुत चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एंड उतना रिस्क कोई उठाना भी नहीं चाहता। तो क्या करें? तो इसका तरीका ये है कि देखो, आप समझो, एक है हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट है, एक यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट है एक इधर प्राइवेट सेक्टर है। तो किसको बनाना चाहिए आप बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर? आप में से कुछ लोग होंगे सर, आप बोलोगे यार सरकार बना ले, सरकार बना ले सड़कें, सब कुछ सरकार बना ले। तो देखो दिक्कतें उसमें हैं, सरकार जब हर चीज अगर मान लो लेट से बनाने लग जाए, तो पहली बात तो सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि भाई सब कुछ ही ये कर ले। दूसरी बात, सरकार अगर हर चीज बनाने लग जाती है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पीछे हो जाता है उस केस के अंदर, और सरकार में फिर आप जानते हो ठीक है, करप्शन, अननेसेसरी डिलेज, ये सब बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हैं। सरकार को पता है यार मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, मुझे और भी चीजें करनी है, ठीक है ना, लोगों को और भी चीजें करनी है, और भी स्कीमें हमें रन करनी है, तो उतना पैसा तो नहीं है अपने पास, सीधी सी बात है। अब हमने बोला चल छोड़ो यार, सरकार आपके पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कर ले। अब प्राइवेट सेक्टर को भी दिक्कतें हैं, अगर वो अकेला करेगा तो कहीं ना कहीं इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास भी नहीं है, हजारों करोड़ रुपया। समझ पा रहे हो? तो दरअसल में ना दिक्कतें दोनों जगह हैं। गवर्नमेंट के पास भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो क्या आपको नहीं लगता कुछ हद तक समस्याओं का हम निपटारा कर सकते हैं? बिल्कुल। इसी चीज को बोलते हैं हम पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन, ठीक है, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम PPP आप बोल सकते हो। क्या ये आइडिया समझ आया कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि PPP आखिर है क्या? PPP का अर्थ बहुत ही सिंपल है कि आपका आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या हुआ इसमें? इसमें एक बेसिकली ना आप मान के चल सकते हो कि एक तरह का ना एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया सरकार, और दूसरे हो गया एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। अब ये सरकार भी हो सकती है, सरकार की कोई संस्था भी हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी एंटिटी, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी कोई होगी ना, वो यहाँ पे सरकारी संस्था, और साथ में यहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर। जैसे कई बार आप नोटिस करते हो ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लेट से आपका अमेजॉन इंडिया के साथ यहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन कर दिया, वो भी एक तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर पब्लिक और प्राइवेट यहां पर जब ये साथ में आते हैं ना, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये PPP प्रोजेक्ट्स हुए, बिल्कुल ठीक बात है। इनको रेगुलेट कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो PPP प्रोजेक्ट्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि कहां पर आता है? जो कि आता है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आई। बाकी देखो इसके अलावा आप नोटिस करो, जब मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक समझाया था ना, वहां पर भी आप नोटिस करना, मैंने आपको ये वाली स्लाइड उस टाइम पे समझा रखी थी, याद है ये स्लाइड? जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा ना उनको पता होगा ये वाली स्लाइड के ऊपर। तो एक्चुअल में आपके चैप्टर के अंदर दोबारा से इसको बता दिया गया है, बट मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, हालांकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक, बट ठीक है, यहाँ पे समझो। एक्चुअल में क्या है ना, पॉइंट हमें ये समझना है कि दोनों को साथ में आना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट आए साथ में, कुछ प्राइवेट सेक्टर साथ में आए, तो हुआ पता क्या, एक हमारे पास मॉडल है जिसका नाम है बॉट। बॉट क्या है? बॉट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे है EPC, जिसका नाम क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट मॉडल ये, और तीसरा है ये, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। जब मैं बात करता हूं ना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, क्या मतलब है?
यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में तो है, पर यहां पर जो मेजर रोल है वो किसका है? वो है आपके प्राइवेट सेक्टर का। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो, एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स से एक सड़क बनानी है, तो क्या होगा इस केस के अंदर? वो सड़क बनाने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो कौन लेके आएगा? आप बोलोगे सर वो पैसा प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है सर। फिर कल को वहां पर सड़क बनेगी, कुछ उसका ऑपरेशंस का काम, उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है, कुछ गड़बड़ होती है उसको मैनेज करने का काम, वो किसका होगा? सर वो भी प्राइवेट सेक्टर का। तीसरी चीज, कल को पैसा रिकवर कैसे होगा, वो काम भी किसका रहेगा? वो भी प्राइवेट सेक्टर का। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से एक सड़क बनाई है आपने, ठीक है ना, लेट्स से आपका नाम मैं दे देता हूं, लेट्स से आपका नाम है वैभव, ठीक है ना, आप हो वैभव, ठीक है। आपको मैंने बोला, मतलब मैं हूं सरकार, सरकार ने आपको बोला चलो ठीक है यार सड़क बनाओ, तो पैसा कौन जुगाड़ेगा? पैसा जुगाड़ेगा वैभव, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगी, कुछ मेंटेनेंस वगैरह काम, वो किसका रहेगा? वो भी वैभव का रहेगा। अब वैभव को कमाई कहां से होगी? वैभव कल को ना इस सड़क के ऊपर एक टोल लगा देगा, टोल नाका, उस टोल से जो निकलेगा अकॉर्डिंगली वो कुछ पैसा देता रहेगा, और वही वैभव की कमाई होगी। समझ पाए हो? तो इस तरह से क्या होता है, फाइनेंसिंग, आपका टोल कलेक्शन, एंड लास्टली आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे कौन करता है? ये सारे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अब मुझे बताओ ये बढ़िया चीज है या खराब चीज है? देखो एक्चुअल में ना क्या है, बॉट के अंदर ना आपके प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल है यहाँ पे। समझ रहे हो? गवर्नमेंट इनके साथ लिंक जरूर है, गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ये चीज करेंगे, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो हम खरीद लेंगे, वो सारी चीजें, बट कहीं ना कहीं नोटिस करो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और प्राइवेट डरेगा यार, यहाँ पे बहुत डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि सारे पैसे उसको लेके आने पड़ रहे हैं। पूरा बनाने का काम, इस सड़क को पूरा बनाने का काम कौन देखेगा? सारा काम ही मतलब प्राइवेट सेक्टर का है, तो बहुत सारे पैसे उसको जुगाड़ने पड़ेंगे। और ऊपर से कल को जब सड़क बन जाएगी तो टोल लगाएगा उसके ऊपर, ठीक है। कल को मान लो टोल लगा लिया, वो बोलेगा कि सर 20 साल 25 साल वट एवर टोल चलेगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कल को सड़क से कोई गुजरे ही ना, कोई गाड़ियां ही ना जाए वहां पे, चलो कुछ भी हो गया, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? वो इसकी। तो टोल कलेक्शन का रिस्क किसके ऊपर आएगा? वो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो हमारे पास ये सिस्टम था, अभी भी एग्जिस्ट करता है, पर कहीं ना प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने सोचा चलो ये छोड़ो, एक और मॉडल ट्राई करते हैं, उसका नाम है ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब अगर बॉट इस साइड है ना, तो ईपीसी बिल्कुल इस साइड है। क्या मतलब? बॉट के अंदर ज्यादातर काम किसका था? सारा काम कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का था, मोस्ट ऑफ द वर्क। ईपीसी के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्क किसका है? वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का है। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो सड़क बनानी है सरकार को, ठीक है। अब सरकार पता क्या बोलेगी? सरकार पकड़ेगी वैभव को, वैभव को बोलेगी यार एक काम करो, तुम यहाँ पे सड़क बना दो। वैभव बोलेगा ठीक है सर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारा पैसा कौन देगा? सारा पैसा सरकार देगी। कल को कोई दिक्कत आ गई तो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? सर वो भी सरकार करेगी। कल को टोल कलेक्शन का रिस्क किसके ऊपर आएगा? वो भी सरकार के ऊपर ही आएगा। अब आप लोग सोचोगे सर तो वैभव क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है? अरे प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर एक सड़क बना के देगा। प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छी मैनेजमेंट है, प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी होगी, तो वो उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि पहले केस में जब हमने बहुत डिस्कस किया, वहां पर सारे रिस्क, चाहे पैसा लाने का रिस्क हो, फाइनेंसिंग रिस्क, आपका टोल कलेक्शन से आप रेवेन्यू जनरेट करने का रिस्क, या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारे रिस्क कौन बियर कर रहा है? बॉर्ड के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर बियर कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ईपीसी के अंदर क्या हो रहा है? ईपीसी के अंदर ये सारे के सारे रिस्क कौन बियर कर रहा है? ये बियर कर रहा है हमारा सरकार, हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो इसमें भी उतना मजा है नहीं, है ना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वो हो गया, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे रिस्क आ गए। तो हमने सोचा नहीं, एक काम करते हैं दोनों को ना मिला देते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो दो चीजों को मिला देना चाहिए। तो यहां पर भी क्या हुआ, हमने इनको मिलाने की कोशिश करी। किनको? एक्चुअली बॉट नहीं बोलना चाहिए, बॉट के एन्युटी को मैं समझाता हूं। हैम पता क्या है? एच, एक सेकेंड। एच के अंदर पता क्या किया हमने? बॉट एन्युटी
और दूसरा आपका ईपीसी। इन दोनों को हमने यहां पे कंबाइन करने की कोशिश करी है अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो एक्चुअल में होगा पता क्या, इसके अंदर पता क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वो कैसे, वो इस तरह से कि यहां पर क्या हो रहा है, हैम के अंदर आपका स्टार्टिंग के अंदर ना, मतलब एक्चुअल में क्या होगा, 40% जो पैसा है वो आपको गवर्नमेंट देगी पहले स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में इन द सेंस कि सारा इकट्ठा नहीं दे देगी, इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा स्टार्टिंग के 4-5 साल के अंदर, तब जाएगा। जैसे मान लो 8% अब दे दिया, 8% फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दिया, इस तरह से। तो कुछ पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी पैसा कौन देखेगा, बाकी पैसा प्राइवेट सेक्टर देखेगा। समझ रहे हो, वो प्राइवेट सेक्टर अलग अलग तरह से देख सकता है। यहां पर ना कुछ पैसा सरकार ने दे दिया, कुछ पैसा आपका प्राइवेट सेक्टर भी देगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखा। ऐसा नहीं है कि पूरी रिस्क, फाइनेंसिंग का रिस्क पूरा एक के ऊपर आ गया, नहीं। बॉट के ऊपर पूरा प्राइवेट के ऊपर रिस्क आ रहा था, यहाँ पे ईपीसी में पूरा पब्लिक सेक्टर के ऊपर आ था, गवर्नमेंट के ऊपर आ था। यहाँ पर थोड़ा सा ना उसको शेयर कर दिया, 40% ईपीसी, मतलब 40% इसका एंड बाकी 60% उसका। ठीक है, प्लस यहाँ पे हर एनुअली कुछ कुछ पेमेंट आती रहेगी, जैसे 5 साल के लिए, तो एन्युटी के फीचर्स आ गए। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, जैसे जैसे सोचो, जैसे आपका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का रिस्क, ये किसको दे दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि आपका प्राइवेट सेक्टर यहां पे एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, उसकी एक्सपर्टीज है इस चीज के अंदर। और जो आपका टोल कलेक्शन का रिस्क है वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आ गया, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा, वो आगे प्राइवेट सेक्टर को देगा अकॉर्डिंगली। समझ पा रहे हो, तो हैम के अंदर हमने पता क्या किया, ईपीसी और बॉट एन्युटी, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश करिए, ताकि ये जो इश्यूज आने हैं ना दोनों के अंदर, ईपीसी के अंदर भी बॉट के अंदर भी, इनको हम रिजॉल्व कर पाए। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। हमें ना अपने एग्जाम के लिए इन्हीं 3 मॉडल्स को पढ़ना है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे और हैं, बिल्ड ऑपरेट ओन हो गया, ठीक है ना, बिल्ड ऑपरेट लीज और ट्रांसफर हो गया, ये सारे पुराने हो चुके हैं, दीज आर रिडंडेंट नाउ, ये आजकल यूज नहीं होते हैं। तो हमें तीनों का ही पता होना चाहिए। बाकी देखो, आप लॉजिकली खुद भी सोच सकते हो, बिल्ड ऑपरेट ओन का क्या होगा, या बिल्ड ऑपरेट लीज का ट्रांसफर क्या क्या होगा, जो जो उसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं वही उनका मतलब है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का क्या मतलब था, कि प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा, कुछ साल चलाएगा, उसको ऑपरेट करेगा टोल वगैरह, फिर सरकार को ट्रांसफर कर देगा। तो इनके नाम में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं डिटरमिन कर सकते हो कि इसका आखिर अर्थ क्या होता है, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये आपको यहीं से ही अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया पता होना चाहिए। और एक्चुअल में नोटिस करो, आपकी बुक के अंदर ना ये बताया हुआ है कि इसके पीपीपी मॉडल्स के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। पर आप एक बार ना खुद लॉजिकली सोचो, आप एक काम करो, एक बार खुद लॉजिकली सोचो, क्या हमने मल्टीपल बार, कम से कम 3-4 बार हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, हमने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा, सोशलिज्म के बारे में पढ़ा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इकट्ठे आ रहे हैं, मानते हो इस बात को, बिल्कुल इकट्ठे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पीपीपी के फायदे क्या होते हैं, तो क्या आप ये चीज रियलाइज कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है इसके आंसर लिखते टाइम, हमें अपने आप दिमाग में आना चाहिए यार, जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अब खुद सोचो ना यार, कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से क्या होगा, एक्सपर्टीज अच्छी आएगी, स्किल्स अच्छे आएंगे, उनके काम करने का तरीका अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सारा दिन बस बैठे रहे, नहीं, दे हैव टू वर्क फॉर द प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम करना होगा, तो बहुत मेहनत से काम किया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, तो ये प्राइवेट सेक्टर के ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, ये वही स्लाइड है। ठीक है, कि मार्केट को पता है कि कैसे कैसे काम करना है, मार्केट का काम ही कहने की प्रॉफिट मोटिव होता है, एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जानते हो आप इस बात को। गवर्नमेंट का कुछ इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, पर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट बहुत सारी चीजों के अंदर कर सकती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों की जो गरीबी है उसको कम करना, लोगों तक मतलब जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो प्रोवाइड कर पाना, हेल्थ एजुकेशन अच्छी दे पाना। तो सरकार भी जब आएगी और प्राइवेट सेक्टर भी आएगी, तो दोनों मिलकर पीपीपी मॉडल के थ्रू दोनों चीजें कर पाएंगे, कि एक तो हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लोगों की भलाई के अंदर हो, लोगों की सोसाइटी के मतलब वेलफेयर के लिए काम हो। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं। आपकी बुक के अंदर ना 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पर उनका घूम फिर के अर्थ यही है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पॉजिटिव्स मुझे पता है आप लोग कर लोगे, दिक्कत पता कहाँ पे आती है, ठीक है, आप देख पाओगे पॉजिटिव्स मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं एक्चुअल में ना, ये सारे इश्यूज मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर नंबर 19 के अंदर, तो इसलिए मैं डिटेल में ज्यादा जा नहीं रहा। पर एक्चुअल इशू आएगा इसकी दिक्कतों के अंदर, कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है इनके साथ। आप मुझे खुद बताओ, अब हुआ क्या, यहां से गवर्नमेंट, यहां से प्राइवेट सेक्टर, दोनों साथ में आए, क्या कुछ लगता है, आप खुद सोचो, क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है इसके अंदर।
ठीक है, ये स्लाइड्स आपको मैंने पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट यू नो द थिंग्स कि कैसे क्या गड़बड़ हो सकती है। आप खुद देखो, जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में आया, तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर आ रहा है साथ में? बताओ बताओ बताओ। कोई कंपनी का नाम दिमाग में आया? हो सकता है कुछ लोगों के आया हो, कुछ लोगों के नहीं भी आया हो, पर हो सकता है ना कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कुछ तालमेल हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोनी कैपिटलिज्म। बिल्कुल हो सकता है। कुछ करप्शन हो सकती है इसके अंदर, बिल्कुल हो सकती है। ठीक बात है। तो ये तो एक केस हुआ। और क्या दिक्कतें आ सकती हैं? और दिक्कतें पता क्या आ सकती हैं कि कल को जैसे 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 एग्जांपल समझो, मान लो आपने कोई सड़क बना बोलने को दे दिया कि यार प्राइवेट सेक्टर ये काम करेगा हमारे साथ। कल को हो सकता है ना कि यार सड़क बनाने के लिए लैंड चाहिए होगी, भूमि को अधिग्रहण करना होगा, ठीक है ना, जिसको लैंड एक्विजिशन कहते हैं। और आप जानते हो यार लैंड एक्विजिशन के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना। लैंड एक्वायर करनी होती है 2 साल के अंदर, उसको 10-10 15-15 साल तक वो होते रहता है। कई बार काफी सारे लोग कोर्ट के अंदर अपील वगैरह डाल देते हैं कि नहीं हमारी जमीन ऐसे कैसे एक्वायर कर रहे हो। तो लैंड एक्विजिशन के अंदर बहुत बार मल्टीपल डिलेज होते रहते हैं। अब जब इतने सारे डिलेज होंगे तो काम रुकेगा। और जब काम रुकता है, ठीक है ना, जब कहीं ना कहीं आपके जो आपका जब काम रुक जाता है तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आज आपने कोई चीज बनानी थी, उसका लेट से पैसा था 100 करोड़। अब अगर वो 10 साल काम रुका रहेगा, क्या 10 साल के बाद भी उसकी कॉस्ट 100 करोड़ होगी? नहीं, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर सरकार और प्राइवेट सेक्टर फिर से बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, यार कितनी कॉस्ट करी जाए, आपको कितना पैसा दिया जाए। तो बहुत और डिले हो जाएगा उसके अंदर, इन नेगोशिएशंस के अंदर। तो प्रोजेक्ट्स कई बार खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, आपस में इतने डिस्प्यूट चलते रहते हैं, इतने सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो ये कंसर्न हो गया, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट। और क्या है, और क्या इश्यूज है भैया? ठीक है, एक्विजिशन ऑफ लैंड मैंने आपको समझा दिया, परफॉर्मेंस का मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसके बाद आप नोटिस कर पाओगे ये पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की बात होगी। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो यार, एक्चुअल में ना हम अभी भी चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा बैंकों से ही आ रहा है। ठीक है ना, काफी हद तक अब बैंकों के ऊपर ही निर्भर है। और बैंकों की हालत अब तो थोड़ी सुधर गई 2024 में, तो अब थोड़ा हम बेटर कर रहे हैं। पर 2018-19 की अगर हम बात करें, उस टाइम हालत हमारी बहुत ज्यादा खराब थी। तो ये सारे कुछ मेजर ना मुद्दे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इश्यूज यहाँ पे हमें क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ना, कई बार पता क्या होता है, कई बार कुछ जेन्युइन इश्यूज आ जाते हैं। जेन्युइन इश्यूज का मतलब क्या? जेन्युइन इश्यूज का मतलब ये है कि जैसे कोरोना आया, कोविड 19 पेंडेमिक आया। अब कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से भी कोई दिक्कतें हुई बहुत सारे। अब कोविड 19 पेंडेमिक था तो टेक्निकली लॉकडाउन था। लॉकडाउन था तो कहाँ से सड़कें बनेंगी? नहीं बनेंगी। मतलब ये बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनमें दिक्कतें आएंगी आएंगी बिल्कुल। तो काफी काम रुक गया उस टाइम के ऊपर। ठीक बात है सर। अब काम रुक गया तो उस वजह से क्या हुआ? टाइम तो लग गया, टाइम ओवररन हो गया, टाइम के अंदर डिले हो गया। और टाइम के अंदर डिले हुआ तो कहीं कॉस्ट बढ़ गई। अब फिर से उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं। अब प्राइवेट सेक्टर बोलेगा यार अब ये इसमें हमारी थोड़ी गलती है, इसमें आप पैसा हमें ज्यादा दो। तो फिर कई महीने लग जाएंगे इनकी बातचीत के अंदर। समझे इस बात को? ये दिक्कत है पब्लिक प्राइवेट के अंदर। और पता क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत अक्सर ये आती है कि मान लो अब जैसे गवर्नमेंट थी और यहाँ था प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को मान लो कुछ वो चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट चाहिए कि यार ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा। मान लो 2-3 लोग थे, उन्होंने बोला सरकार को यार ये बंदा बोल रहा है मैं बनाऊंगा ये सड़क, ये बोल रहा है मैं बनाऊंगा, ये बोला मैं बनाऊंगा। सरकार ने बोल दिया अच्छा, आप बोल रहे हो कम पैसे में बनाओगे। इसने बोला कि मैं 100 करोड़ लूंगा बनाने का, मैंने बोला मैं 50 करोड़ लूंगा, ये कह रहा है 70 करोड़। सरकार मुझे दे देगी क्योंकि मैं 50 करोड़ में बोल रहा हूँ। अब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर दिया और मैंने बोला मैं 50 करोड़ में बना दूंगा। कल को मुझे पता लग गया कि भाई मैंने तो ना प्रोजेक्ट लेने के चक्कर में मैंने बिडिंग बहुत कम कर दी, 50 करोड़ में ये बन ही नहीं सकती। और मुझे देखा यार 50 करोड़ में बनाऊंगा ना मुझे बहुत नुकसान होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ के चला जाऊंगा। होता है ऐसा। हमारे प्रोजेक्ट्स हजार मतलब हजारों नहीं, कई कई सालों तक इस तरह से स्टॉल्ड रहते हैं। तो ये भी एक इशू हमेशा से रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? अब प्रोजेक्ट आधे अधूरे में मैंने कर दिया है, थोड़ा सा काम कर दिया है, बहुत सारा बचा हुआ है, फिर सरकार के साथ फिर से नेगोशिएशन हो रही है। समझ पा रहे हो? फिर वापस से काम ऐसे आपस में बातचीत चलती जा रही है कई कई टाइम तक। ऊपर से जब मेरी और सरकार की बातचीत हो रही है ना, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है कि कौन सा रिस्क कौन बियर करेगा, कौन सा इशू के कहां से कैसे रिजॉल्व होगा, आपस में दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे साथ में आएंगे। ये डॉक्यूमेंट ना बहुत ही वेग होते हैं कई बार। कल को कोई दिक्कत आ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर का अपना व्यू पॉइंट होता है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, सरकार का अपना व्यू पॉइंट होता है। वो कभी फिर
मुद्दे पे आ ही नहीं पाते, फिर वही कि कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं। तो ये दिक्कतें होती हैं कि डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा राइज करते हैं और डिस्प्यूट का प्रॉपर रेजोल्यूशन हो नहीं पाता। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो मैंने आपको बता ही दिए, पहले भी हम इस स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के अंदर क्या-क्या हमें इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ना हमें एक चीज पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है? वो पढ़नी है हमें केलकर कमेटी के बारे में। जो कल को ना कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग, आपको केलकर कमेटी का नाम पक्का लिखना ही लिखना है। यू कांट स्किप दिस नेम। एक्चुअल में ना केलकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। ये जो सारे मैंने इश्यूज गिनाए ना, इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए केलकर कमेटी ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी। एक तो इन्होंने ये बोला कि भैया हम ना एक अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है हमने, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अब देखो यार, समझो इस बात को, हर जगह की, हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी कुछ अलग डिमांड्स, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। समझ पा रहे हो? मैं आपको या फिर एक और एग्जांपल से समझाता हूं। पहले देखो, अब यार जैसे आपको ना लेट्स से कि कोई एग्जाम, जैसे हम यूपीएससी के एग्जाम ही दे रहे हैं। अब हर बच्चा अपने बैकग्राउंड से आ रहा है। किसी ने बीए करी है, कोई अभी भी 12th क्लास के अंदर है, कोई ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा है, कोई बहुत अच्छी जॉब थी उसके पास, वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आया है। हर पर्सन की ना अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब हो सकता है किसी ने ऑलरेडी एनसीईआरटीज वगैरह के, किसी के ऑलरेडी जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत बढ़िया हो। ही डज नॉट नीड टू गो थ्रू द बेसिक थिंग, उसके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। किसी के हो सकता है उतने फंडामेंटल्स अच्छे ना हो, उनको वहां से बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं सबके ऊपर सेम अप्रोच अडॉप्ट कर दूं, यार कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं से भी आ रहे हो, आप बस ये तरीका अपना अडॉप्ट करो, ये ना कि थोड़े गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में ना इस चीज को बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल, कि मैंने एक ही पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके ऊपर अप्लाई कर दी। पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन है, वहां पे हर किसी के कंडीशंस अलग अलग हैं। तो हमें हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक अलग नजरिए से, अलग तरह से डील करना पड़ेगा। पर हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ये गड़बड़ कर रही है, हमें इस पर्टिकुलर मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे पास ना एक एक्ट है, ठीक है, आप जानते होंगे इस एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एथिक्स के अंदर पढ़ोगे आप लोग, अगर आपने नहीं पढ़ा यू विल रीड इट इन द एथिक्स के अंदर, आप इसको पढ़ लोगे। अच्छा ठीक है, पर क्या बात कहा केलकर जी ने, क्या कहा इसके बारे में? देखो, जस्ट इमेजिन करो, मान लो मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब मेरे पास ना कुछ फाइल आई, ठीक है, मैं डिस्कशंस वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हूं। तो कई बार ना होता पता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर कई बार कुछ जेन्युइन मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। या फिर लेट्स से कि मेरे पास ना एक फाइल, मतलब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें पहले कॉस्ट लगनी थी 100 करोड़, पर किसी कारण की वजह से हमें ना वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ रही है, किसी भी कारण की वजह से, लेट्स से वो 110 करोड़ हो रही है। अब मैं एज एन आईएएस ऑफिसर ना, मैं बहुत डरूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगेगा यार पहले ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ में बन रहा था, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 110 करोड़ लगेंगे। मैं हूं ईमानदार और मुझे पता ही है जेन्युइनली, मतलब 100 से 110 करोड़ हो गया किसी कारणों की वजह से, पर मैं उस फाइल को साइन करने से डरूंगा। क्यों डरूंगा? क्योंकि मुझे पता है कल को लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि भाई ये बंदे ने तो गड़बड़ घोटाला कर दिया, ये 10 करोड़ बीच में खा गया, जबकि मैं खा भी नहीं रहा। जबकि हो क्या रहा है, जबकि वो जेन्युइन चीजों के लिए मैं चीजें वो रेस कर रहा हूँ। तो कई बार ना हमारे यहाँ पे जब इस तरह के पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी जेन्युइन चीजें आती हैं, बहुत सारी जेन्युइन गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो हम पता क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स को अगर वो गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक अगर लेट्स से उनसे हो भी जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी ना उनको इस एक्ट के अंतर्गत हम पनिशमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर केलकर जी ने ऐसा बोला कि यार ये सब मत करो, ऐसे तो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, हर चीज से पहले सोचेंगे करूं या ना करूं, है ना। तो यहाँ पर ना हमें थोड़ा जो जेन्युइन मिस्टेक्स हैं उनको लिए यहाँ पे लोगों को सजा नहीं देनी चाहिए। तो हमें ना बेसिकली क्या करना चाहिए,
हमें इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत हमें अमेंडमेंट यहां पे करनी चाहिए। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि यार ये जो इतने सारे डिस्प्यूट्स आते हैं, इतने सारे मसले आपस में आते हैं, तो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि जो भी शिकायतें हैं उन शिकायतों का हम जल्दी से जल्दी निपटारा कर पाएं, और ये लंबे समय तक इस तरह से स्टॉल्ड, इस तरह से रुके ना रहें। ये हमें पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने बोला हमारे पास एक आईपीआरसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो कि स्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट्स रिव्यू कमेटी। ये कमेटी होगी तो जो भी हमारे रिव्यूज वगैरह हैं हम उनको देख पाएंगे। तो मतलब बेसिकली ये कमेटी उसके अंतर्गत काम कर पाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर एक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास एक आईपैड होना चाहिए। जैसे आप जानते हो ना, करंट अफेयर्स के अंदर हम कई बार डिस्कस भी करते हैं, एप्लेट ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, तो सेम एप्लेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर भी होना चाहिए। ये कुछ रिकमेंडेशन है जो कि केलकर कमेटी की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको भी ना अपने आंसर्स के अंदर ये आईपैड का, इनका जिक्र आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आई एम श्योर आपको वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी कि एग्जाम के अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी देखो कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, आप उनको पढ़ सकते हो, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम। जैसे प्लानिंग वगैरह के अंदर टॉपिक्स हमने हेरोल्ड द मार मॉडल के बारे में पढ़ा था, प्रशांत चंद्र महलन ओबिस जी के बारे में पढ़ा था, वो यहाँ पर इस चैप्टर में दोबारा दे दिया गया है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, तो उनको दोबारा रिपीट करने की इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी उन चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बट एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो है आपका स्विस चैलेंज। ये क्या मुद्दा है? व्हाट इज स्विस चैलेंज? देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये एक पर्सन था, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया वैभव। ये गया सरकार के पास। क्यों गया सरकार के पास ये? अरे इसके पास ना, इसके दिमाग में कुछ आइडिया था, बहुत ही इनोवेटिव सा आइडिया, और इसने सरकार को बोला कि यार ये ना आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहिए हमें। ठीक है, अब सरकार पता क्या करती है? और ध्यान से समझो मैंने क्या कहा, ये बंदा यहां पे गया सरकार के पास, सरकार नहीं गई इस बंदे के पास, ये सुओ मोटो अपनी मर्जी से सरकार के पास गया। ठीक है, फिर सरकार पता क्या करती है? सरकार इस आइडिया को एक वेबसाइट के ऊपर डाल देती है। ठीक है, अब कोई भी इस वेबसाइट को देख सकता है, जैसे मान लो मैंने देख लिया, ठीक है, मैंने देखा इस वेबसाइट को, अच्छा, अब पता क्या होगा, इस बंदे ने अपना कुछ प्रपोजल दिया था सरकार को, यार हम ये वाला आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, इसकी इतनी इतनी कॉस्टिंग आएगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं कौन हूं? मैं हूं चैलेंजर, मैं चैलेंज कर सकता हूं इसको। क्या चैलेंज कर सकता हूं? मैं बोलूंगा कि यार ये वैभव ने जो अपना आइडिया बोला है, इसके लिए बोल रहा है कि 50 करोड़ रुपए में हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं बोलता हूं नहीं, हम इसको 40 करोड़ में कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला हम इसको कम कॉस्ट के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 40 करोड़ के अंदर। अब बताओ, सरकार तो आ जाएगी दुविधा के अंदर कि यार अच्छा, प्रोजेक्ट का आइडिया तो इसका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो पता क्या रहा है, ये चैलेंजर इसको बोल रहा है कि 40 करोड़ में कर देगा, तो किसको दे? वैभव को दे या चैलेंजर को दे? फिर सरकार पता क्या करेगी? सरकार बोलेगी वैभव को कि वैभव जी आपका आइडिया बहुत बड़ा था, बहुत बढ़िया आइडिया लगा हमें, सब बढ़िया है, हम कर सकते हैं इसको एग्जीक्यूट, पर आपके सामने एक चैलेंजर खड़ा है, वो बंदा 40 करोड़ में एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, आप मैच करोगे उनको? क्या आप भी 40 करोड़ के अंदर कर सकते हो? अगर तो वैभव बोल देगा कि हाँ यार चलो ठीक है, 50 करोड़ नहीं, आप 40 करोड़ में कर लेते हैं इसको, तो ये प्रोजेक्ट फिर वैभव एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं करेगा, अगर बोलेगा कि नहीं भैया हमें तो 50 करोड़ ही चाहिए होंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो चैलेंजर है, फिर ये प्रोजेक्ट आपके चैलेंजर के पास चला जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, स्विस मेथड के अंदर क्या होता है, आपके प्राइवेट प्लेयर्स को इस तरह से प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं डेवलपमेंट के पर्पसेस के हिसाब से। ये होता है आपका स्विस चैलेंज मेथड।
ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल ये जो प्रपोजल होगा ये ऐसे पब्लिकली इसको आउट कर दिया जाएगा, जो भी प्रपोजल्स होंगे इनको इनवाइट किया जाएगा, अगर वो उनको मैच कर देख सकते हैं तो अकॉर्डिंगली ये चीज हो जाएगी। दिस इज हाउ स्विस चैलेंज मेथड वर्क्स। ठीक है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, पॉजिटिव्स हैं डेफिनेटली इस चीज के कि अच्छे अच्छे आइडियाज हमारे सामने आ पाएंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। पर इसके कई बार नेगेटिव्स भी होते हैं। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि यार चैलेंजेस होंगे, बट अब कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लो ये वैभव है और ये था मैं, हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। ठीक है, मेरा दोस्त है वैभव, मैं हूँ, ठीक है यहाँ पे, तो हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। इसने पता क्या किया, इसने बोल दिया कि ठीक है हम 50 करोड़ में इसको करते हैं। मैंने चैलेंज तो दिया, पर चैलेंज कुछ ऐसा दिया कि नाम मात्र का चैलेंज दे दिया। या फिर मैंने बोला कि अच्छा इसका ये आइडिया है, मेरा भी आइडिया मैंने दे दिया, पर मेरा आइडिया इतना घटिया आइडिया था कि सामने जीत किसकी होगी, हमेशा इसकी होगी। मैंने इसको बोल दिया ठीक है यार, तो एक काम कर, बैंगलोर वाले जो भी आइडियाज है वो तू सरकार के साथ निपटाता रहे, दिल्ली वाले आइडियाज मैं देखता रहूंगा। तो इस तरह से ना ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ ना इश्यूज भी रहते हैं हमारे यहाँ पे स्विस चैलेंज मेथड के। ठीक है ना, अच्छा है, बट कहीं ना कहीं इसमें काफी सारे इश्यूज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक हमने चैप्टर 19 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, काफी सारी चीजें वहां पर पढ़ रखी थी। तो प्लीज इस चैप्टर के पहले ना, अगर आपने मान लो वो चैप्टर नहीं देखा, चैप्टर नंबर 19, प्लीज एक बार आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल पाए इनके बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 19 इंफ्रास्ट्रक्चर और चैप्टर नंबर 26 इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, दोनों को साथ में देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको कंप्लीट क्लैरिटी फिर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था चैप्टर नंबर 26। अब बस एक चैप्टर बचा है, काफी सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27। वो भी हम नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंगली कवर कर लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमी की यहाँ पे नॉलेज क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।